नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की जो कामचोर कहानी है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ साथ अपनी पुस्तक में अक्षर के ऊपर उंगली रखें और पूरा ध्यान एकाग्रचित करके और पढ़ें, ताकि इसके जो प्रश्न हैं उनको हम आसानी से याद कर सकें, रटना ना पड़े। तो आइए। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिल कर के पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। उधम मचाना, हल्ला करना। और सचमुच में हमें ख्याल आया कि हम आखिरकार काम क्यों नहीं करते। हिल करके पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिला करके पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो नहीं थे कि कोई धक्का दे मारे। दबैल होता है भाई दबा हुआ, दब्बू। लीजिए, मटके के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराही उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। भला यह काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? हरगिज कदापि नहीं। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया है। फरमान होता है भाई आदेश, शाही होता है राजसी। जैसे राजा आदेश दे देते ना, उसी तरह से मानो एक आदेश तैयार हो गया। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना, और भाई मुफ्त में तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाल दें तो फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़ करके झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियाँ लेकर के धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन
झाड़ू देने का फैसला किया। तो देखिए कहानी की जहाँ से शुरुआत होती है कि नौकर है वो कामचोर, जैसा कि इस कहानी के शीर्षक से ही बताया गया है कि यहाँ के जो नौकर हैं भाई वो क्या हैं, कामचोर हैं। कि इतने कामचोर हैं कि खुद उठ करके वो पानी तक नहीं पी सकते हैं। तो जब उन नौकरों ने ये सुना तो उन्होंने कहा चलो हम पानी खुद पी लेते हैं। जब मटके और सुराही के पास गए तो वो इधर उधर लुढ़क जाते हैं, अर्थात वो पानी नहीं पी पाते हैं और उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। तब घर में जो अम्मा है उसने कहा कि भाई इस तरह से किसी को खाना नहीं मिलेगा, शाम का खाना वही खाएगा जो काम करेगा। तो भाई इन्होंने नौकरों ने क्या किया, दरी को झाड़ा और इतना ज़ोर से पीटा कि उससे इतना गर्द धूल निकला कि सबकी नाकों पर जम गया और सबको बाहर निकाल दिया गया। फिर ये अपने जो आंगन था उसमें है ना झाड़ू निकालने का इन्होंने फैसला कर लिया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। यानी झाड़ू पर घमासान हो गया क्योंकि सबको तनख्वाह मिलनी थी, सबको तनख्वाह की ललक थी। तो इसलिए झाड़ू पर चिन्ना झपटी हुई और वो झाड़ू है चीतरे चीतरे हो गई। जितनी सिक्के जिसके हाथ में पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। भाई कहने का भाव ये है कि नौकरों को यदि बार बार ज़्यादा टोका जाता है तो वे उतना काम नहीं कर पाते हैं। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दे दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, जो गिलास, पतीलियां लूट ली गई। यानी जिसको जो हाथ लगा उसने उसी को उठा लिया। ये चीज़ें भी न मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले गए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठूस किसी की बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और लोटे पर भगोने और भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोनियाँ और फिर बर्तन। फौरन बड़े भाइयों बहनों, माओं मामों और दमदार मौसियों फूफियों की कुमुख भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक करके पीठ दिखा गई। इस धींगा मस्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहा करके कपड़े बदलने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगले से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है। न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर के मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। पर साहेब मुर्गियों को
भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रखी थी, दौड़ी फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले हुए सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लूथड़े हुए पंजे लेकर के नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर को पर छापे मारता हुआ निकल गया। यानी यहाँ भी मुर्गी बंद करने के काम में भी असफल हो गए। एक मुर्गी दाल की पतीले में छपाक मार करके भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेज़ी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी जो बैठी हुई थी, हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल भाई जिसके नकेल नहीं है। और नकेल क्या होती है भाई? नकेल एक रस्सी, पतली रस्सी जो नाक में है ना, ऊंट के नाक में डाली जाती है, नकेल बोलते हैं उसे। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। दड़बा भाई जो उनका घुरुंड था ना, जहाँ रोकने के लिए जगह बनाई हुई थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं उन्हें लगे हाथों दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने पर सूप देख करके जो सब की सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, यानी जैसे तैसे भाग भाग करके। भेड़ चाल मशहूर है, उसकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती यानी लांगती हुई, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रख करके बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। मेंगनों जो मींगनी जो करती है ना भेड़, वो। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ तहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन अम्मा एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी। कौन सो रही थी पलंग पर भाई? तो हज्जन अम्मा पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में कैसे महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ सूप को भूल करके तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी जो हरी सब्जियां रखी हुई थी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तौल तौल करके रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान करके उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों, क्योंकि भेड़ की जो ऊन होती है ना भाई, वो बहुत मुलायम होती है। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने
तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी, यानी सारी तरकारी को खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर के 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम चारों पैर जोड़ करके उठी और बाल्टी को लात मार करके दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस भी अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, यानी अगाड़ी पिछाड़ी आगे और पीछे से भैंस को बांध दिया जाए, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से अगले 2 पैर को बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी से ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ ही भूचाल भी आया है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पेटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई पर उस पर बैठे थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की माता में व्याकुल होकर के भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो तपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, यानी बार बार दूध पीने की कोशिश कर रहा था। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों में भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठा हुआ है। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसड़े, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती। तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। यूँ लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इस्मत चुगताई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कहानी आपने पढ़ी, इसमें हमें ये सीख मिलती है कि हम घर के कामों में हाथ तो बटाएं, लेकिन एक सलीका और अदब के साथ पहले हमें उस कार्य को करने के बारे में अच्छी प्रकार से अपने से बड़ों से सीख लेना चाहिए और उसके बाद उस काम को हमें अंजाम देना चाहिए। यदि घर का कोई नुकसान हो जाता है तो उस काम को करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यही इस कहानी का सार है। बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर मेरे साथ और करते रहिए अपना सिलेबस। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको इसके अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो करवाएंगे, तो तब तक आप कीजिए इंतज़ार।
देखो ये प्रश्न है कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। तो भाई ये प्रश्न करेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।